नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। बुलेटिन में आज बात होगी कृषि बिल पर संसद में हुए हंगामे की, श्रमिकों पर सरकार के एक और कड़े फैसले की। जानेंगे कि एनडीए को क्यों कमजोर कर रहे हैं नीतीश और ममता के आगे क्यों बीजेपी ने मानी हार। साथ ही बात होगी सिंधिया के खिलाफ कांग्रेस की रणनीति की और आखिर में बात कल से खुल रहे स्कूल कॉलेजों की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। राज्यसभा में उपसभापति से नाराज हुआ विपक्ष। उपसभापति हरिवंश सिंह के खिलाफ विपक्ष लाया अविश्वास प्रस्ताव। कांग्रेस सांसद अहमद पटेल ने कहा उपसभापति को लोकतांत्रिक परंपराओं की गरिमा का रखना था ध्यान, लेकिन उनके रवैये से लोकतांत्रिक परंपराओं का हुआ नुकसान। संसद के मानसून सत्र के बीच में कांग्रेस ने बुलाई पार्टी की अहम बैठक। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने सभी महासचिवों, विदेश समिति के सदस्यों और राज्य प्रभारियों को लिखा पत्र। सरकार के खिलाफ तैयार की जा सकती है रणनीति। पार्टी मुख्यालय में सोमवार शाम 4 बजे होगा बैठक का आयोजन। एक बार फिर विपक्ष ने बेरोजगारों के लिए उठाई आवाज। प्रियंका गांधी ने बेरोजगारों को लेकर योगी को लिखा पत्र। कहा समझ में नहीं आती युवाओं को लेकर सरकार की बेरुखी। मध्य प्रदेश में सोमवार से शुरू होगा विधानसभा सत्र। 145 विधायक बैठक में ऑनलाइन होंगे शामिल। सभी दलों ने सदन में उपस्थित होने वाले विधायकों की सूची भेजी। सुर्खियों के बाद अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। मोदी सरकार ने आज तमाम विरोधों के बावजूद किसान बिल राज्यसभा में पास करा ही लिया। इस बिल के खिलाफ विपक्ष के साथ किसान भी थे और किसान का विरोध सड़कों पर दिखाई दे रहा था। लेकिन मोदी सरकार ने अपने बहुमत की ताकत पर सभी की बातों को नजरअंदाज कर दिया और संसद में पास करा लिया। इसी खबर पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद है राजीव जी, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। जिस दिन सरकार किसानों के लिए 3 बिल लोकसभा में लेकर आई, उसी दिन से पूरे देश में किसान सड़क पर उतर आए। किसान इन बिलों का विरोध कर रहे थे और विपक्ष की आवाज भी किसानों की आवाज के साथ मिल गई। लोकसभा में सरकार ने आसानी से इन बिलों को पास करा लिया, लेकिन सबसे बड़ी चिंता थी राज्यसभा। सरकार का विरोध तेज होता जा रहा था, यहां तक कि सहयोगी अकाली दल भी सरकार के खिलाफ खड़ा हो गया। लेकिन मोदी सरकार फिर भी आज राज्यसभा में इन बिलों को लेकर आ गई। बिल पर चर्चा शुरू होते ही विपक्ष के तेवर तल्ख हो गए। सदन में जमकर नारेबाजी भी शुरू हो गई। टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन ने उपसभापति के सामने रूल बुक तक फाड़ दी। विपक्ष के तेवरों को देखते हुए राज्यसभा की कार्यवाही को थोड़ी देर के लिए स्थगित कर दिया गया, लेकिन फिर भी सरकार ने अपने कदम पीछे नहीं हटाए। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र तोमर ने कृषि बिलों को किसानों के हक में बताया, तो कांग्रेस के प्रताप सिंह बाजवा सहित सभी विपक्षी नेताओं ने इसे किसानों के हित के खिलाफ बताया। विपक्ष की तमाम कोशिशें भी सरकार को इस बिल को पास कराने से रोक नहीं पाई। राज्यसभा में नंबर गेम सरकार के पक्ष में था, इसीलिए सरकार इस बिल को ध्वनिमत से पास कराने में कामयाब हो गई। बिल पास होने के बाद राहुल गांधी ने भी मोदी सरकार पर बरसते हुए कहा, किसानों को पूंजीपतियों का गुलाम बनाने में लगे हुए हैं। ये बिल काला कानून है जो सरकार किसानों पर थोप रही है। मैं सरकार से पूछता हूं कि किसान मार्केट खत्म होने पर एमएसपी कैसे मिलेगा और एमएसपी की गारंटी क्यों नहीं। मोदी जी किसानों को पूंजीपतियों का गुलाम बना रहे हैं, जिसे देश कभी सफल नहीं होने देगा। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा, बाहुबली मोदी सरकार ने जबरन किसान का बिल पास कराया है। देश का किसान मोदी सरकार को कभी माफ नहीं करेगा। बिल संसद के दोनों सदनों में पास हो चुका है और अब राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद यह कानून बन जाएगा। राजीव जी, पहले आवश्यक वस्तु सेवा अधिनियम और अब किसानों को उपज खरीद से जुड़े 2 विधेयक। सरकार संसद में बिल लाती है, चंद घंटे चर्चा होती है और बहुमत की ताकत पर बिल पास हो जाता है। बिल में जो गड़बड़ियां हैं उसे सरकार मानती नहीं है। आमतौर पर जिस बिल का असर व्यापक होता है और जिसका विरोध आम जनता के बीच हो, ऐसे बिलों को चर्चा के लिए सरकार संसद की प्रवर समिति के हवाले कर देती थी। लेकिन लगता नहीं है कि मोदी सरकार को किसी तरह की चर्चा पे भरोसा है। क्या इस तरह के विधेयकों पर व्यापक चर्चा की जरूरत नहीं थी? देखिए आदित्य, लोकतंत्र में बिना चर्चा के किसी भी काम का कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि बिना अलग अलग विचारों को जाने और समझे जनहित और देश हित में फैसले नहीं लिए जा सकते हैं। लेकिन मोदी सरकार का रवैया लोकतंत्र के मुताबिक है ही नहीं, ये साफ दिखाई दे रहा है। पहले भी कई बार हमने देखा है कि सरकार ने इसी तरह एक तरफा फैसले लिए हैं। न विपक्ष से विचार विमर्श किया गया और न ही जनता के बीच उन फैसलों को लेकर विश्वास बनाने की जरूरत सरकार ने महसूस की। बस फरमान सुना दिया जाता है और यही काम इस बार भी हुआ है। लोकसभा में तो बहुमत के कारण कृषि विधेयकों को पारित कराने में सरकार को कोई तकलीफ नहीं हुई। राज्यसभा में जरूर विरोध की आवाज बुलंद थी, तो ध्वनि मत से अपने पक्ष में फैसला ले लिया गया। इस तरह सरकार ने एक बार फिर अपना दबदबा देश को दिखा दिया है। न विपक्ष का विरोध सरकार ने देखा और न ही सहयोगियों की नाराजगी, और यहां तक कि उन किसानों से बात करना भी सरकार ने जरूरी नहीं समझा जिनके हित में ये विधेयक बताए जा रहे हैं। सरकार की ये मनमानी लोकतंत्र की मर्यादा के अनुकूल है ही नहीं आदित्य। कृषि
विधेयक जो हैं वो कृषि विधेयक हों या कोई और विधेयक, जब तक उन पर व्यापक विचार विमर्श और संसद में चर्चा नहीं होती है तब तक उनकी अच्छाइयों और बुराइयों की पड़ताल नहीं हो सकती है। संसद में चर्चा और सवाल जवाब का प्रावधान ही इसीलिए किया गया है आदित्य, ताकि जो भी कानून बने उसका अधिकतम लाभ जनता को मिले, लेकिन यहां तो उल्टी गंगा बह रही है। बढ़ते अपनी अगली खबर की ओर। सरकार के पिटारे में कई बिल मौजूद हैं और उस पिटारे में से श्रम कानून में बदलाव को लेकर बिल लोकसभा में पेश कर दिया गया है, जिसने श्रमिकों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं, क्योंकि सरकार के इस बिल से किसी की नौकरी अब सेफ नहीं होगी। कंपनियां मनमाफिक तरीके से लोगों को नौकरी पर रखेंगी और जब मन करेगा तब बाहर भी कर देंगी। यानी सरकार ने लोगों को बेरोजगार बनाने की पूरी तैयारी कर ली है। तो क्या है इस बिल में, देखिए हमारी इस रिपोर्ट। देश में बेरोजगारी का स्तर पहले ही अपनी सीमा पार कर चुका है और अब मोदी सरकार ने देश में बेरोजगारी को बढ़ाने के लिए एक बिल पेश कर दिया है। जी हां, औद्योगिक संबंध संहिता 2020 विधेयक लोकसभा में पेश हो गया। इसके तहत अब 300 से कम कर्मचारियों वाली कंपनी सरकार से मंजूरी लिए बिना कर्मियों की जब चाहे छटनी कर सकेगी। श्रम मंत्री संतोष गंगवार ने कांग्रेस सहित विपक्षी दलों के विरोध के बीच पिछले साल पेश विधेयक को वापस लेते हुए ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस कोड 2020 और कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020 पेश किए। इस बिल के तहत अब कंपनियां अपनी मनमर्जी से लोगों को बाहर कर सकेंगी। छटनी के प्रावधान के लिए सरकार ने इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020 में धारा 77(1) जोड़ने का प्रस्ताव रखा है। इस सेक्शन के मुताबिक छटनी और प्रतिष्ठान बंद करने की अनुमति उन्हीं प्रतिष्ठानों को दी जाएगी जिनके कर्मचारियों की संख्या पिछले 12 महीने में हर रोज औसतन 300 से कम हो। सरकार अधिसूचना जारी कर इस न्यूनतम संख्या को बढ़ा सकती है। श्रम मंत्री ने संसद को बताया कि 29 से ज्यादा श्रम कानूनों को 4 संहिता में शामिल किया गया है। लोकसभा में पेश किए गए 3 श्रम विधेयकों का कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी और शशि थरूर ने विधेयक का विरोध किया। तिवारी ने कहा कि यह विधेयक लाने से पहले श्रमिक संगठनों और संबंधित पक्षों से चर्चा करनी चाहिए थी। श्रमिकों से जुड़े कई कानून अभी भी इसी दायरे में नहीं है, लिहाजा आपत्तियों को दूर करने के बाद इन्हें लाया जाए। वहीं थरूर ने कहा कि इसमें प्रवासी श्रमिकों के बारे में स्पष्टता नहीं है। विधेयकों को नियमों के तहत पेश करने से 2 दिन पहले सदस्यों को देना चाहिए था। अब मोदी सरकार के इस कानून से साफ है कि देश में बेरोजगारी और बढ़ेगी। पहले ही आंकड़े जनता को डरा चुके हैं। एक रिपोर्ट में यह बात सामने आई थी कि साल 2019 में बेरोजगारी दर 45 साल के ऊपरी स्तर पर है। CMIE के आंकड़ों के मुताबिक ग्रामीण इलाकों में फरवरी में बेरोजगारी दर बढ़कर 7.37% रही, जो पिछले महीने 5.97% रही थी, जबकि शहरी इलाकों में यह आंकड़ा 8.65% रहा। जनवरी में 9.70 रहा था। महामारी के बाद इन आंकड़ों में और इजाफा हुआ है। देश में 2 करोड़ से ज्यादा लोग ऐसे हैं जिन्हें काम से निकाल दिया गया है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी ने कहा है कि अप्रैल अगस्त के दौरान लगभग 2 करोड़ 10 लाख वेतनभोगी कर्मचारियों ने अपनी नौकरी खो दी। इसमें से अगस्त में लगभग 33 लाख नौकरियां गई और जुलाई में 38 लाख लोगों ने अपनी नौकरी खो दी। CMIE ने कहा कि नौकरी का नुकसान केवल वेतनभोगी कर्मचारियों के बीच सहायक कर्मचारियों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसमें औद्योगिक कर्मचारी और बड़े कर्मचारी भी शामिल हैं। अब इन आंकड़ों में इजाफा हो रहा है, बावजूद इसके सरकार लोगों को और बेरोजगार बना रही है। सरकारी नौकरियां तो पहले ही कम होती जा रही हैं, अब निजी क्षेत्र में काम करने वालों के लिए नौकरी की गारंटी भी नहीं रहेगी। केंद्र की NDA सरकार आम लोगों को कमजोर कर उद्योगपतियों को मजबूत बनाने में जुटी हुई है, तो वहीं बिहार में JDU NDA को कमजोर कर खुद को मजबूत बनाना चाहती है, जिससे बीजेपी मुश्किल में दिख रही है। बिहार में बीजेपी NDA का कुनबा बढ़ाने की लगातार कोशिश कर रही है, लेकिन JDU अपनी अकड़ की वजह से राजनीतिक दलों को दूर कर रही है। जी हां, अमित शाह चिराग पासवान को अपने पास ही रखना चाहते हैं, लेकिन नीतीश कुमार अपने तीर उन पर छोड़ते जा रहे हैं। आज भी नीतीश की पार्टी ने LJP को तल्ख तेवर दिखाए हैं। JDU MLC गुलाम गौस के बाद अब पार्टी के मुख्य प्रवक्ता संजय सिंह ने भी चिराग पासवान को जवाब दिया है। संजय सिंह ने चिराग पासवान को दीवार पर लिखी इबारत पढ़ने की नसीहत दी है। संजय सिंह ने कहा कि जो काम करता है, जो दिखता है, वही बिकता है। जो लोग नीतीश कुमार के काम पर सवाल उठाते हैं, उनको दीवार पर लिखी हुई इबारत पढ़ लेनी चाहिए। मोदी है तो मुमकिन है, नीतीश है तो संभव है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ने अपना सारा जीवन बिहार की 12 करोड़ की जनता की सेवा में लगा दिया। बिहार में उनके मुकाबले कोई चेहरा नहीं है। कुछ लोग जुबान चलाते हैं, वहीं नीतीश कुमार काम करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि नीतीश जी जैसा सहयोगी मिले तो सब कुछ संभव है। JDU ने यह जवाब LJP के उस आरोप पर दिया है जिसमें वो कहते हैं कि 15 वर्षों के अपने शासनकाल में CM नीतीश कुमार ने कोई बेहतर काम नहीं किया है। दोनों दलों में इस पर वार पलटवार के दौर से साफ है कि NDA में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। हाल ही में BJP अध्यक्ष JP नड्डा ने सभी दलों में सहमति की बात कही थी, लेकिन JDU की अकड़ ने साफ कर दिया कि वो LJP के सामने नहीं झुकेगी। यानी न चिराग मानने को तैयार है और न ही नीतीश। ऐसे में देखना होगा कि NDA में एकजुटता कैसे रह पाती है।
बीजेपी बिहार में काफी टेंशन झेल रही है, तो वहीं पश्चिम बंगाल में टीएमसी ने भी बीजेपी नेताओं की टेंशन बढ़ा रखी है। सीएम ममता के खिलाफ बयान देने वाले बीजेपी नेता की घेराबंदी की तैयारी कर रहे हैं। जी हां, टीएमसी ने बाबुल सुप्रियो को नोटिस भेजा है, जिससे बीजेपी मुश्किल में दिखाई दे रही है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में अभी काफी वक्त है। इस समय न चुनाव का प्रचार है न रैलियां हैं, लेकिन फिर भी बीजेपी ने सीएम ममता बनर्जी को घेरना शुरू कर दिया है। यहाँ तक कि पार्टी के सांसद ही बेतुकी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। जहाँ पहले बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष ने ममता के लिए अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया था, वहीं अब सांसद बाबुल सुप्रियो की जुबान भी बिगड़ गई है। उन्होंने ममता को अमानवीय मंत्री बता दिया है, जिस पर टीएमसी भड़क उठी है। अखिल भारतीय तृणमूल युवा कांग्रेस के अध्यक्ष अभिषेक बनर्जी ने बाबुल सुप्रियो को कानूनी नोटिस भेजा है, जिसमें पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को लेकर गलत ट्वीट करने का आरोप लगाया गया है। उन्होंने अपने और राज्य सरकार के खिलाफ दिए गए बयानों के लिए भी बाबुल सुप्रियो से माफी की मांग की है। अभिषेक बनर्जी के वकील द्वारा भेजे गए कानूनी नोटिस में लिखा गया है, मंत्री ने मेरे मुवक्किल के खिलाफ कुछ झूठे और गलत बयान दिए, जो कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और राज्य सरकार को भी चिंतित करता है। आपके ट्वीट में मेरे मुवक्किल और मुख्यमंत्री के समर्थकों को भड़काने के इरादे से गलत जानकारी दी गई है। नोटिस में लिखा गया है कि आपने अपने ट्वीट में अमानवीय मुख्यमंत्री का जानबूझकर इस्तेमाल किया है। जनता को गलत जानकारी देने का यह आपका प्रयास है। इससे स्पष्ट है कि आपने कुछ शब्दों का अपने तरीके से इस्तेमाल कर गलत संदेश देने का प्रयास किया है। टीएमसी का यह गुस्सा सुप्रियो के उस ट्वीट पर भड़का है कि अमानवीय सीएम ने प्रदेश का विकास नहीं किया। इसी ट्वीट पर प्रदेश की सियासत गर्मा गई है। अब टीएमसी ने माफी की मांग कर डाली है, जिस पर देखना होगा कि बाबुल सुप्रियो ममता के आगे झुकते हैं या नहीं। पश्चिम बंगाल में टीएमसी बीजेपी नेताओं की मुश्किलें बढ़ा रही है, तो वहीं मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने बीजेपी नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया की मुश्किलें बढ़ाने की रणनीति तैयार कर ली है। मध्य प्रदेश की 28 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव में कांग्रेस ने सिंधिया को टक्कर देने के लिए सचिन पायलट को मैदान में उतारने की तैयारी कर ली है। देखिए इस रिपोर्ट में। मध्य प्रदेश में विधानसभा उपचुनाव को कमलनाथ बनाम ज्योतिरादित्य सिंधिया माना जा रहा है, लेकिन सिंधिया को पटखनी देने के लिए न सिर्फ कमलनाथ मैदान में उतर चुके हैं, बल्कि राजस्थान के दिग्गज नेता भी उन्हें चुनौती देंगे। कांग्रेस सिंधिया के गढ़ में सेंधमारी के लिए सचिन पायलट को उतारने जा रही है। दरअसल राज्य की 27 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहा है, जिसमें से 16 सीटें ऐसी हैं जो सिंधिया के गढ़ यानी ग्वालियर और चंबल प्रभाग से आती हैं। इन 16 सीटों में से 9 सीटें तो गुर्जर बाहुल हैं। तो ऐसे में सिंधिया को चुनौती देने के लिए कांग्रेस पायलट को उतारने की तैयारी कर रही है, जिसके संकेत खुद सचिन पायलट ने दिए हैं। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ ने मुझसे उपचुनाव में प्रचार के लिए संपर्क किया है। कांग्रेस का एक समर्पित कार्यकर्ता होने के नाते मैं ऐसा करूंगा। जहां भी जब भी हो मैं वो करूंगा। चुनाव वाले अधिकतर क्षेत्र राजस्थान से सटे हैं। खबरों की माने तो राजस्थान के प्रभारी अजय माकन ने भी पायलट से इस संबंध में बात कर ली है। राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट को चुनावी प्रचार में स्टार प्रचारक के रूप में उतारकर कांग्रेस गुर्जर वोटों को लुभा सकती है। दूसरी तरफ अगर कांग्रेस की यह रणनीति कामयाब रहती है और सचिन पायलट मिशन में सफल रहते हैं, तो इससे पार्टी में उनका कद बढ़ेगा। पायलट पहले भी इस क्षेत्र में उस समय कांग्रेस के लिए प्रचार कर चुके हैं, जब 2018 में विधानसभा चुनाव हुआ था। उनके रुतबे को देखकर भी कांग्रेस ने पायलट को मैदान में उतारने का मन बनाया है। इस फैसले से दो जिगरी दोस्तों के बीच रोचक मुकाबला देखने को मिल सकता है। दरअसल सिंधिया और पायलट पक्के दोस्त माने जाते हैं। जब पायलट ने राजस्थान में गहलोत से बगावत कर ली थी, तब सिंधिया ने उनका साथ दिया था। यहां तक कि कांग्रेस छोड़ने का दबाव भी बनाया था, लेकिन पायलट कांग्रेस का साथ छोड़ने को राजी नहीं हुए। उन्होंने मनमुटाव दूर कर फिर से एकता का नारा लगा दिया। अभी इसी जोश के साथ वो सिंधिया को ललकारने जा रहे हैं। ऐसे में सिंधिया बनाम सचिन पायलट का मुकाबला देखना वाकई दिलचस्प होगा। मध्य प्रदेश में सिंधिया की सियासी जमीन को कमजोर करने के लिए कांग्रेस ने अब उनके दोस्त सचिन पायलट को सामने कर दिया है। तो वहीं नेपाल का पड़ोसी चीन सामने से दोस्ती की बातें करता है, लेकिन जैसे ही मौका मिलता है दोस्त की जमीन पर कब्जा कर लेता है। जी हां, नेपाल के पीएम केपी शर्मा ओली चीन को अपना सबसे खास दोस्त कहते हैं, जबकि चीन नेपाल के जमीन पर कब्जा करता जा रहा है। एक रिपोर्ट के जरिए समझिए। चीन की दोस्ती करने का अंदाज निराला है। दोस्त बनकर दोस्त की ही जमीन पर कब्जा करना, इसके लिए ताकत और पैसा दोनों का इस्तेमाल करना चीन अच्छी तरह जानता है। चीन को दूसरे की जमीन पर कब्जा करने की कूटनीति में अब महारत हासिल हो गई है। विरोधी हो या दोस्त, चीन की नजर हर देश की जमीन पर है, और खास तौर से वो जो उसके पड़ोस में है। और अब उसने अपने नए दोस्त नेपाल के साथ कुछ ऐसा ही किया है। नेपाल के पीएम केपी शर्मा ओली जितनी तेजी के साथ चीन से नजदीकियां बढ़ा रहे हैं, वहीं चीन उनकी जमीन पर उतनी ही तेजी के साथ कब्जा करता जा रहा है। चीन ने नेपाल के हुमला इलाके में कम से कम 9 बिल्डिंग्स का निर्माण कर लिया है। नेपाली मीडिया में चीन की घुसपैठ की तस्वीरें वायरल होने के बाद ओली की सरकार अब दबाव में है। इसकी जानकारी विदेश मंत्रालय को दी गई है।
नेपाल के स्थानीय मीडिया रिपोर्ट के अनुसार 30 अगस्त से 9 सितंबर तक हुमला के लाप्चा लिमी क्षेत्र का निरीक्षण किया गया। इस दौरान उन्हें नेपाली जमीन पर चीन के बनाए हुए 9 बिल्डिंग्स दिखाई दिए। हालांकि नेपाली मीडिया की रिपोर्ट में पहले एक ही बिल्डिंग का जिक्र था, लेकिन निरीक्षण के बाद वहां ऐसी ही 8 और बिल्डिंग पाई गई हैं। दरअसल नेपाल में एक क्षेत्र उपेक्षित रखा गया है, जिस वजह से चीन को इस इलाके में कब्जा जमाने में आसानी हुई है। अब ओली भले ही चीन को अपना दोस्त बता रहे हों, लेकिन चीन ने नेपाल को अपना असली चेहरा दिखा दिया है। और बुलेटिन के आखिर में बात कल से खुल रहे स्कूल कॉलेजों की। स्वास्थ्य मुसीबत के चलते मार्च से ही देश भर में स्कूल और कॉलेजों को बंद कर दिया गया था। स्कूल कॉलेज बंद होने के कारण परीक्षाएं भी टाल दी गई थी, लेकिन अब केंद्र सरकार ने शर्तों के साथ राज्यों को स्कूल कॉलेज खोलने की अनुमति दे दी है। 9वीं और उसके बाद के स्कूल खोले जा सकते हैं। तो किस राज्य में कब से खुल रहे हैं स्कूल, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। देश में जारी स्वास्थ्य मुसीबत के बाद पूर्णबंदी लागू की गई और उसके बाद धीरे धीरे अनलॉक करते हुए चीजों को खोला गया, लेकिन सभी को इस बात का इंतजार था कि आखिर स्कूल कॉलेज कब खोले जाएंगे। अनलॉक 4 में गृह मंत्रालय की गाइडलाइन में राज्यों को कहा गया था कि अपनी सुविधा अनुसार 21 सितंबर से 9वीं 12वीं तक के स्कूल खोल सकते हैं। बच्चे अभिभावक की अनुमति से स्कूल कॉलेज जा सकते हैं। देश भर में कई राज्य 21 सितंबर से स्कूल कॉलेज खोलने के लिए तैयार हैं, जबकि राजधानी दिल्ली सहित कई राज्य अभी भी स्कूल को बंद करने के मूड में है। जहां जहां स्कूल खुलेंगे वहां फिलहाल अभी नियमित रूप से क्लासेस नहीं लगेंगी, लेकिन छात्र पेरेंट्स की अनुमति से टीचर्स से परामर्श लेने के लिए जा सकते हैं। बिहार के कई जिलों में 21 सितंबर से स्कूल खोले जाएंगे, लेकिन स्कूल उन्हीं क्षेत्रों में खुलेंगे जो कंटेनमेंट जोन से बाहर के हैं। वहीं यूपी में इस महीने के अंत तक स्कूल कॉलेज बंद रखने का फैसला किया गया है। साथ ही दिल्ली में भी अभी स्कूल कॉलेज खोलने पर प्रतिबंध जारी है, जबकि कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश की सरकारों ने राज्य में 21 सितंबर से स्कूल खोलने का फैसला किया है। मेघालय ने भी आंशिक रूप से स्कूल खोलने की तैयारी कर ली है। दरअसल अब सबकी निगाहें अनलॉक 5 पर हैं, क्योंकि जिस तरह से स्वास्थ्य मुसीबत पैर पसार रही है वो चिंता का सबब है। इससे पहले भी परीक्षा कराने को लेकर छात्र सड़कों पर आ गए थे, तो साफ जाहिर है कि राज्य सरकारें भी इस मसले पर रिस्क नहीं लेना चाहती हैं, इसीलिए स्कूल खोलने को लेकर थोड़ा और वक्त लेना चाह रही हैं। दिन भर की बड़ी खबरों में फिलहाल आज के लिए इतना ही। देखते रहिए DB लाइव। नमस्कार।